हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जो स्क्रीनर है ना उसका पूरा का पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे कि आखिरकार स्क्रीनर में आपको क्या क्या चीजें देखनी है और स्क्रीनर पूरा का पूरा कैसे दिखता है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम आ गए स्क्रीनर पर, ठीक है। स्क्रीनर पर देखो, यहाँ पे तीन चीजें दिखती है, एक है फीड, एक है स्क्रीन और तीसरा है टूल्स। तो अगर बात करें हम सबसे पहले कि तो ये है फीड। फीड में वो सारी कंपनियां दिखती है जिन पे आपने वॉच लिस्ट में, जिनको आपने सेव करके रखा है कि जिन कंपनियों को आप फॉलो कर रहे हो। तो अगर उन कंपनियों के बारे में कोई सी भी न्यूज़ अगर वो सेबी को या फिर किसी को भी सबमिट करते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह को, तो वो सारी की सारी यहाँ पर होती है। लाइक ये जो कैपिन टेक है, इसने अभी इंस्टीट्यूट एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशन की मीटिंग करी है, उसकी न्यूज़ आ गई। सुला विनियार्ड है, इसके मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। देखो, मिस्टर गोयन का ऐसा सीओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उन्होंने बनाया है, तो वो यहाँ पे आ गई। लेटेन व्यू ने भी कुछ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल की मीटिंग थी, उसके बारे में आ गया। तो ऐसे करके सारी की सारी जानकारी जिन भी कंपनियों की आप फॉलो करते हो ना, वो सारी की सारी कंपनियों की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब जो सेकंड चीज है ना वो है स्क्रीन। स्क्रीन पर आप यहाँ पे आपकी खुद की कस्टम स्क्रीन भी क्रिएट कर सकते हो। और सेकंड चीज है कि जो बहुत सारे लोगों ने बनाई है, लाइक जो ये दो स्क्रीन है ना, ये मैंने खुद ने बनाई है। एक तो हाउ टू अवॉइड लॉस बाय प्रसेनजीत पॉल, जो कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर भी मैंने ली थी और बनाई थी। और सेकेंड है ग्रोथ स्टॉक्स की, जिसमें मैं जो ग्रोथ स्टॉक्स है ना उनके लिए मैंने खुद ने क्राइटेरिया सजेस्ट किया है और उसके हिसाब से बनाई है। इसके अलावा कुछ और पॉपुलर थीम्स हैं, लाइक लो ऑन 10 ईयर एवरेज चल रही है, कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, किसी में डेट रिडक्शन हो रही है, एफआईआई खरीद रहे हैं, या फिर अलग जैसे मैजिक फॉर्मूला है, कॉपी कैन पोर्टफोलियो। तो मतलब आपको यहाँ पे हजारों थीम्स मिल जाएंगी कि अगर आपको कोई भी स्क्रीन है ना उसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, जिसमें कि आप खुद की स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। और कुछ प्रीमियम फीचर है जो कि मेरे हिसाब से 90% यूजर के किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप आराम से बिना प्रीमियम लिए भी स्क्रीनर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा यहाँ पे साइड में कुछ सेक्टर्स बताए गए कि अगर मान लो, जैसे वो रहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि इस साल ये थीम बढ़ेगी। मान लो मैं बोलता हूँ कि इस साल बैंक की थीम बढ़ेगी, तो मैं यहाँ पे जैसे ही बैंक क्लिक करूंगा तो सारी की सारी बैंक की लिस्ट निकाल देगा कि इतने सारी बैंक्स है, अब आप इनको रिसर्च कर लो। सो आई होप आप इससे भी समझ गए हो। तो चलिए अब हम सीधे से डायरेक्टली एनालिसिस ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस को ही निकाल लेते हैं, ये हमने निकाला रिलायंस, ठीक है। तो जैसे ही आप रिलायंस निकालोगे, यहाँ ऊपर आपको दिखाएगा कि ये सबसे पहले कंपनी का स्नैपशॉट देगा, फिर ये चार्ट, मतलब ये कंपनी का 1 साल का चार्ट, 10 साल का चार्ट, वो सबको यहाँ पे दिखाएगा। फिर कंपनी के बारे में आप कुछ और एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे, फिर उसके पीयर्स कंपेरिजन, क्वार्टर, मतलब कि क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं वो सारे के सारे वो यहाँ पर दिखाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कि हर साल बनता है वो यहाँ पे आएगा। और बैलेंस शीट वगैरह, कैश फ्लो, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली जहाँ पे भी आपको जाना है आप वहाँ पे जा सकते हो। लाइक हम रेसो पे चले गए कि कंपनी कितने दिन में, उसके रेसोस क्या क्या है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इन्वेस्टर में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। तो चलिए हम बेसिकली स्टार्ट से करते हैं। अब देखो, यहाँ पे कंपनी की जो शेयर की प्राइस है ना आखिरी टाइम पर क्या चल रही थी वो बताता है। तो लाइक आज 13 दिसंबर है, तो आज 13 दिसंबर को 1273 पर क्लोज हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे चले जाओगे कि रिलायंस की वेबसाइट क्या है, और मतलब जो भी आपको देखना हो आप फिर रिलायंस की वेबसाइट से यहाँ से खोल सकते हो। सेकंड चीज इसका बीएससी कोड, एनएससी कोड, ये तो मेरे हिसाब से नॉर्मल चीजें जिन पे आप अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा। अब यहाँ से कंपनी का जो स्नैपशॉट बनता है ना, ये इतना बड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, 17 लाख करोड़, ठीक है। इसके अलावा कंपनी की अभी करंट प्राइस इतनी है, देखो 52 वीक हाई कंपनी 1600 रुपये पे गई है और 52 किलो 1200 रुपये पे गई है। मतलब अभी 1273 चल रही थी और कहीं ना कहीं 52 वीक लो पे चल रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा कंपनी का पी है 30 रुपये, ठीक है। इसके बाद में कंपनी की बुक वैल्यू है, मतलब कि अगर टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी हटा देते हैं और अगर उसको डिवाइड करते हैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उसकी बुक वैल्यू पर शेयर आती है। तो बुक वैल्यू पर शेयर है कंपनी की 606 रुपये। और अभी कंपनी की शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, 1250, मतलब कि सीधा डबल। और ये नॉर्मल है कि वाजिब है, अगर कंपनी मतलब कि जितनी उसने बुक वैल्यू यानी कि एसेट्स बनाई है तो उससे ज्यादा पैसे मांगेगी सही वो मार्केट में, ठीक है। बहुत ही कम कंपनी ऐसी है जो कि उनकी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करती है। मतलब अधिकतर तो मैंने बैंकिंग कंपनी को देखा है, जैसे हम HDFC नहीं, चलो मैं निकालता हूँ कैनेरा बैंक, शायद हाँ उसमें मिल जाए। तो कैनेरा बैंक में ये देखो बुक वैल्यू 102 और इसके शेयर की प्राइस 107। क्योंकि बैंक के पास में बहुत ही ज्यादा असेट का पूल होता है, क्योंकि कितने सारे पैसे रहते हैं, तो उसके असेट और उसके शेयर की प्राइस कहीं ना कहीं आसपास ही चलती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि बुक वैल्यू से हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी कितना डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड यील्ड भी देती है। इसके अलावा कंपनी का ROC, मतलब कि कंपनी ने जो खुद का पैसा और जो मार्केट से उठाया दोनों पैसों को मिलाकर कितना रिटर्न कमाया। तो अगर मतलब
कोई कंपनी 80 रुपये लगा रही है, बाहर भी 20 रुपये उठा रही है, तो अगर दोनों पे वो 9 रुपये 61 से कहीं ना कहीं कमा रही है। और एक आरओई, आरओई यानी कि जो खुद कंपनी का पैसा है उस पर कितना पैसा कमा रही है। तो अगर कंपनी खुद 100 रुपये लगा रही है तो कंपनी कहीं ना कहीं 9 रुपये 25 पैसे कमा रही है। बट अगर वो खुद का पैसा और बाहर का पैसा लगा रही है तो उन दोनों पैसों पर वो 9 रुपये 61 पैसे निकाल रही है। अब आपको थोड़ा डाउट होगा कि ये दोनों अलग अलग क्यों है। तो जो आरओसी है ना, वो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स रहता है फिर से निकलता है, और ये आरओई है ना, नेट प्रॉफिट में निकलता है। तो इसकी वजह से डिफरेंस आ जाते हैं। इसके अलावा कंपनी की फेस वैल्यू, मतलब कंपनी का जो एक शेयर है ना उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, और उस पर जो 1273 रुपये, मतलब कि इसमें से 1263 रुपये उस पर प्रीमियम हो गई। अब प्रीमियम क्यों हो जाती है? तो प्रीमियम सिंपली इसलिए हो जाती है कि कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो बढ़ते जाते हैं। कंपनी की ब्रांड वैल्यू, कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कि इन सब की वजह से क्या है कि जैसे मान लो आपने जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी तब 10 रुपये में शेयर खरीदा था, और आप अभी भी अगर मतलब मैं बोलूँ कि भाई 10 रुपये में दे दे, तो बोलेगा भाई जब मैंने खरीदा था रिलायंस का इतना बड़ा नाम नहीं था, रिलायंस के पास जियो नहीं था, रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी नहीं थी, रिलायंस के पास बहुत बड़ा रिटेल का नेटवर्क नहीं था। अब इतना सारा नेटवर्क अगर है तो मैं तो भाई प्रीमियम मांगूंगा। और ये जो बाकी के रुपए हैं ना वो कहीं ना कहीं प्रीमियम दिखा रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसके आगे कंपनी का रिटर्न ऑन असेट वो है 4.71%। ये देखो, ये रेसोस क्या है ना कुछ रेसोस मैंने मेरे मन से भी इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ऑप्शन देता है। लाइक मैं बता दूं मेरे कौन कौन से रेसे हैं, रिटर्न ऑन एसेट, ये सारे के सारे जितने भी रेसोस है ना ये मैंने खुद ने इंक्लूड करे हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से मैं इसको भंग नहीं करता हूँ। यहाँ से आप चाहो तो कोई सा भी रेसो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बस सिंपली एक गाइड था। इसके अलावा देखो, रिटर्न ऑन असेट में हम देखते हैं कि कंपनी के पास जितनी असेट है उस पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है, ठीक है। तो वो है कंपनी का 4.71%, मतलब कंपनी के पास में बहुत ज्यादा असेट्स हैं। तो इसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं बैलेंस शीट में गए, और देखो कंपनी के पास में कितनी असेट्स है, 18,15,123 करोड़ की। समझ रहे हो आप? और इस पे कंपनी का 4% प्रॉफिट है, 18,72,000। समझ रहे हो ना, मतलब 4% के आसपास। तो आप ऐसे कहीं ना कहीं जितने भी ये नंबर ऊपर दिख रहे हैं ना इनको आप कहीं ना कहीं वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मतलब कंपनी के जितना भी इंटरेस्ट आता है उसका कंपनी के पास में प्रॉफिट कितना है, नहीं सॉरी ईबीआईटी कितना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। कंपनी के पास में 5 गुना जो उनका इंटरेस्ट रहता है ना उससे 5 गुना ज्यादा पैसा रहता है। इसके अलावा कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, ये देखो ये कुछ रेशो जो मैंने ऐड करे हैं ना, ये नीचे वाले, ये यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो ये मैं क्या है कि एक कंपनी में मुझे, मतलब जितने भी मैंने पैसे लगाए थे वो सारे के सारे मेरे बर्बाद हो गए थे। तो उसी की वजह से सारे के सारे रेसोर्स मैंने लगा के रखे हैं, ताकि मैं किसी भी कंपनी में अगर रिसर्च करूँ ना तो स्नैपशॉट में ही पता चल जाए कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि अगर गलत गया बाई चांस तो फिर मेरे पैसे बर्बाद होंगे। तो वो बोलते हैं ना कि दूध का चला छाछ को भी बिल्कुल फूक के पीता है। तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है। तो इसी कारण मैंने सारे इतने सारे जो ये अलग से रेसोर्स लगाए हैं, ये उसका रीजन यही है, मतलब मैं, तो देखो कंपनी को 30,000 करोड़ अभी लोगों से रिसीवेबल है। इसके अलावा क्विक रेसो, मतलब कि जो कंपनी के पास में असेट पटाख से केस में कन्वर्ट हो जाती है ना, लाइक एक केस है, फिर वो जो टर्म डिपॉजिट रहते हैं जैसे कि बैंक में मैंने पर्ची मरी और मेरे पैसे निकल जाएंगे, या फिर मैंने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है वो सारी की सारी मैं एक दिन बेचूंगा 2-3 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें मतलब कि हम इन्वेंट्री और जो ट्रेड रिसीवेबल है ना उन दो को इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी सबको क्विक रेसो में इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्विक रेसो से हम जो करंट लाइबिलिटी है, मतलब आज या कल में मुझे जो लाइबिलिटी चुकानी है, आज या कल, या फिर मतलब कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स रहते हैं, तो उन सबको हम डिवाइड करते हैं। तो ये 0.72 है। अगर 1 आता है तो अच्छा है, पर 0.8 भी ठीक है, क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी को एकदम से सारे के सारे क्रेडिट अब पैसा मांगने नहीं आने वाले। और कंपनी की मतलब अच्छी खासी रीच है, क्योंकि अगर हम रेसोस में देखेंगे ना तो कंपनी तो अपने पैसे 13 दिन में ले लेती है डेटर्स से, और वो देती कब है, 111 दिन बाद। मतलब आप समझ रहे हो कि मेरे पैसे तो मैं 13 दिन में लूंगा, पर मैं जितने भी पैसे देने वाला हूँ ना लोगों के, वो मैं 111 दिन बाद दूंगा। तो इस केस में अगर आपका रेशो कम भी है तो चलेगा। मतलब आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अपना विजन कहाँ अपन कन्वर्ट और कहाँ पे अपन एक दूसरी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये क्या है, ये तो नंबर्स है ना। 0.72 इस केस में ठीक है, मान लो किसी का 1 है, मैं बोलूंगा कि 1 अच्छा होता है, कैसा अच्छा होता है, इसका तो 0.72 भी अच्छा है। और जितनी भी कंपनियों के पास में मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है उनको मतलब कि बहुत ही कम केस अपने पास रखने की जरूरत रहती है, और जितना ज्यादा उनके पास एक्स्ट्रा केस रहता है ना वो बोलते हैं कि जाओ शिकार करके ले जाओ और ज्यादा केस कमा के लाओ। आई होप आप समझ रहे होंगे, मतलब रोड विजन। इसके अलावा कंपनी जो अपनी इन्वेंट्री जितनी है ना कंपनी के पास वो 4 बार टर्न अराउंड कर देती है। मतलब कि अभी अपन ने देखा था रेसो कि 95 दिन में वो पहुंच देती है, तो 9 के 36 होता है। तो मतलब चार क्या, चार एक बार और बता देता हूँ कितने दिन में इन्वेंट्री बेच रही है, 95 दिन में। तो अपन मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स की 90 दिन का, तो 90 9 चुके 36। तो आई आप समझ गए होंगे कि 90 दिन में अगर इन्वेंट्री बिक जाती है तो
360 दिन में 4 बार की इन्वेंट्री बिक जाती है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट रेशो है जो कि पीटर लिंच की बुक से मैंने लिया है, ये एक रेशो मतलब पी रेशो डिवाइडेड बाय ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है ना कहीं कम है इसके पी से, मतलब कंपनी का पी 25 है, तो मतलब इसके प्रॉफिट की ग्रोथ 25 से तो कम होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे से 2 दिख रहा है। तो मतलब 15-17 के आसपास मान लिया अपन, 10-12-13 के आसपास मान लेते क्योंकि 2 दिखा रहा है ये। तो अगर मैं नीचे जाता हूँ P&L पे, shit, ये रहा मैं, तो यहाँ देखिए 16% और ये 5 साल का 12%। आई होप आप समझ गए होंगे, 12 दूनी 24, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन। तो कंपनी मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनी है ना बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पर बिक रही है। जितनी कंपनी के पास में प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है ना, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं उसके शेयर की प्राइस बढ़ गई है। आई होप आप समझ पा रहे हो। आप जो करने कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, वो 5 साल से 12% से मतलब हर साल ग्रो कर रहा है। तो ये अच्छा है। और नेक्स्ट है ये प्राइस टू और नेक्स्ट है प्राइस टू सेल्स। अब देखो प्राइस टू सेल्स कंपनी का है 1.86, मतलब जितनी कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है ना, तो उसकी सेल्स उसके 2 गुना के आसपास है। तो देख लेते हैं एक बार, इसकी 17 लाख मार्केट कैप है, मतलब सेल्स इसकी 8 साढ़े 8 लाख करोड़ के आसपास होनी चाहिए। तो कितनी दिखा रहा है? 9 लाख। ठीक है। आई होप आप, हर एक चीज को मैं कनेक्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो मैं फटाफट भागूंगा और फिर आप बोलोगे कि यार भाई इतना तेज क्यों भाग रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो कंपनी की करंट मार्केट प्राइस, एक और ये मैंने रखा है कि कंपनी के पास में कितना फ्री कैश फ्लो है। तो अगर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस को हम फ्री कैश फ्लो से डिवाइड करते हैं तो 286 आ रहा है। फिर इंडस्ट्री का पी, जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसका पी है 21 और इसका पी 25। खैर इसके बारे में मैं गलत ही मानूंगा क्योंकि रिलायंस का कोई एक बिजनेस नहीं है, रिलायंस के अलग अलग बिजनेस है। आप ईवी EBITDA मतलब कि इंटरप्राइज वैल्यू और उसको EBITDA से डिवाइड करते हैं तो 11 आ रहा है। ठीक है। अब देखो इंटरप्राइज वैल्यू ये है सबसे मेन चीज। आपको कंपनी फेस वैल्यू के तो दिख रही है कि वो 17 लाख करोड़ की है, पर कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं डेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मतलब कंपनी की अगर नेट वैल्यू आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं कंपनी की नेट वैल्यू आ रही है 17 लाख 49 हजार करोड़। मतलब कि आप जैसे ही कंपनी को खरीदते हो आपके ऊपर डेट आएगी, और मतलब टोटल कंपनी की वैल्यू 17 लाख तो है, और उसको 2 लाख करोड़ की डेट चुकानी है। अब इंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलता है? कंपनी की मार्केट कैप माइनस कितना केस रखा है कंपनी के पास में, प्लस कितनी कंपनी के ऊपर डेट है, तो उससे निकलता है। मतलब कंपनी के पास में मान लो 2 लाख करोड़ के आसपास की डेट होनी चाहिए। ये अपने बैलेंस शीट में बोरोविंग 3,57,000 करोड़। ठीक है। इसको अपने ले चलते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये ठीक है, मार्च 24 में थी 4 लाख करोड़ के आसपास की डेट, 357 है ना, तो 17 3 20 होनी चाहिए। ये देख लो 19 के आसपास है। समझ रहे हो ना, मतलब कहीं ना कहीं सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि 17 3 20 हुए हैं और कंपनी के पास में कुछ ना कुछ तो केस तो होगा। अब ऐसा तो नहीं कि कंपनी के पास में केस ही नहीं है। ये देखो 90,000 करोड़ का केस है, तो अगर 357 में से 90,000 हटाएंगे तो दो कुछ बचेगा, तो 17 2 19 है ना, करेक्ट आंसर। इसके अलावा कंपनी का पे केस फ्लो है ना, वो पिछले 7 साल से -91,000 करोड़ है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही बता रहा है नहीं बता रहा। तो ये देखो फ्री कैश फ्लो में ये आ गया 1,10,000 करोड़, और कंपनी ने कितनी फिक्स एसेट परचेस करी थी इस साल? 1,10,000 करोड़ के टाइम पे 1 लाख। तो मतलब कि यहाँ पे 10,000 करोड़ बचा। अब यहाँ पे देखो 35,000 करोड़ नेगेटिव की 1,40,000 करोड़ की एसेट परचेस करी, और कंपनी के पास में कैश फ्लो कितना आया था? 1,15,000 करोड़। तो जो बाकी का बचा 25,000 करोड़ है ना कहीं कंपनी डेट से उठा रही है, क्योंकि कंपनी के पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना प्रॉफिट आ रहा आप देख ही रहे हो। और इसको आप कंपेयर करो इस फिगर से, क्योंकि जितनी पिक्चर से कंपनी खरीद रही है, तो कहीं ना कहीं अपने मतलब मान लो कंपनी के पास में आया 10 रुपए, 10 रुपए में से उसने 8 रुपए की फिक्स्ड एसेट खरीद ली, तो 8 रुपए चले गए, मतलब नेट नेट थ्री केस में कंपनी के पास कितना पैसा? 2 रुपए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ देखो 36,000 करोड़, यहाँ 30,000, 43 60,000, 34 65। तो इस हिसाब से देखा जाए ना, तो पिछले 7 साल का कंपनी का नेगेटिव में फ्री कैश फ्लो है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं, वो है कैश साइकिल। कंपनी अपने पैसे कितने दिन में, मतलब कितने दिन में उसने जैसे ही इन्वेंट्री बनाई तो उसको कितने दिन में कन्वर्ट कर लेती है? तो कंपनी 3 दिन में कन्वर्ट कर लेती है। और ये नॉर्मली कैसे निकलता है? डेटर से डे प्लस इन्वेंट्री डे माइनस क्रेडिटर से डे। ठीक है, देख लेते हैं नॉर्मली रेसोस में आके। ये देखो 13 दिन, 95, 13 कितने हो गए? 108 दिन। 108 दिन में से 111 दिन हटाएंगे तो 3 डे। ठीक है, केस कन्वर्जन साइकिल होगी 3 दिन की। आई होप आप समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा कंपनी की इंटरनेट वैल्यू, जो अपन मतलब कि अ, वो बोलते हैं ना कि कंपनी के कैश फ्लो के जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो उनको डिस्काउंट करके प्रेजेंट पे लाओ, और उससे जो वैल्यू निकल के आती है वो कंपनी की है 523 रुपए। खैर अगर कोई ग्रोइंग कंपनी है कभी भी वो जो जितनी भी उसकी इंटरनेट वैल्यू चल रही है उसके आसपास चलेगी नहीं। और रिलायंस के ऊपर मतलब कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है,
रिलायंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो कभी भी मतलब इस इंट्रिंसिक वैल्यू पे आना तो मुश्किल है अभी। ये कब आती है कंपनियां, इस सिचुएशन पे, जब कोविड जैसी सिचुएशन होती है ना, तब ये कंपनियां इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास टच कर जाती है। आप केस बाय मार्केट कैप, कंपनी के पास में कितना केस है डिवाइडेड बाय अगर मार्केट कैप करेंगे तो 0.05 पा रहा है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल देखो, कंपनी की वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी करेंगे तो 1,72,000 करोड़, मतलब आप समझ लो कितना बड़ा फिगर है। और कंपनी की पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ 9 साढ़े 9% है, जो कि मतलब इतनी बड़ी हो जाने के बाद में इतनी ग्रोथ ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा होगा अपना स्नैपशॉट, मतलब हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से समझाना है। अब देखो, अगर आप स्नैपशॉट के पहले भी अगर कुछ चीज पढ़ना चाहो तो आप अबाउट में पढ़ लिया करो, ताकि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपको पता चल जाए कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है। तो देखो, ये तो कंपनी का अबाउट है, कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट करी थी और किसके पास कितना शेयर है, ठीक है, नॉर्मल है, सबको पता है। तो इसके अलावा देखो, इसका पहला बिजनेस है ऑयल टू केमिकल, जो कि 57% के आसपास का रेवेन्यू करता है। फिर रिटेल सेगमेंट, आपने सुना ही होगा, रिलायंस रिटेल, फैशन, फॉरएवर 21, बहुत सारे मतलब इनके तो है। 23% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है, ग्रोसरी वगैरह भी बहुत सारी है। मतलब ये देखो, सम ऑफ इट्स एक्विजिशन अंडर द सेगमेंट, जस्ट डायल, 7-Eleven, मिल्क बास्केट, मनीष मल्होत्रा, डंजो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इनके नीचे है एक कंपनी ने क्या अंडरटेक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन इन फाइनेंशियल ईयर, एवरेज 7 स्टोर एवरी डे, मतलब वो जब फ्यूचर ग्रुप के पास से उन्होंने खरीदे थे ना, तो उसी समय के आसपास की बात है। फिर कंपनी का जियो, आपको पता ही होगा जियो कितना, जियो दिन दनादन 41 करोड़ उसके यूजर है, समझ रहे हो, और 11% रेवेन्यू प्रेजेंट करता है। इसके अलावा कंपनी का ब्रॉडबैंड अभी जो चल ही रहा है धीरे धीरे, मतलब कि लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर बन भी गए हो इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा शेयर होल्डर जो जियो के शेयर होल्डर में कौन है, तो गूगल है, फेसबुक है, मतलब बहुत सारे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इससे पता चलता है कि आखिर कंपनी के बिजनेस में किसका कितना सिग्निफिकेंट हिस्सा है और वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा तो मीडिया वाला भी बिजनेस नेटवर्क है, ये जितने भी मतलब बिग बॉस वगैरह आते हैं वो सारे इन्हीं के चैनल पे आते हैं। चलो अब इसको बंद करते हैं, अब अपन चलते हैं चार्ट पर। यहाँ से भी जा सकते हो और वैसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे पहुंच जाओगे। अब देखो, कंपनी का 1 साल का अगर चार्ट देखेंगे ना, तो पिछले साल भी 1232 के आसपास शेयर थी, अभी भी इतने भी चल रहा है, मतलब कि 1 साल में शेयर में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। पर अगर नेक्स्ट टाइम का देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे शेयर था 60-65 रुपए का, और अब चल रहा है कंपनी का कुछ 1250, मतलब कि 20 गुना हो गया है करीबन करीब पिछले कितने सालों में, 20 सालों में, ठीक है। और ये 50 वीक डीएमए, 200 डीएमए, ये देखो मुझे भी देखना नहीं आता, बस मुझे इतना पता है कि 50 डे का डेली मूविंग एवरेज बताता है, 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज बताता है। तो ये क्या है कि अगर हम इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कंपनी अभी किस दिशा में जा रही है। खैर मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो मतलब आप कह सकते हो कि मुझे इतना समझ में नहीं आता, तो मैं उसकी इस पर कुछ झाड़ फूक नहीं करूंगा और ज़्यादा बताऊंगा नहीं। अब जो ये चीज़ है ना, ये एनालिसिस, ये तो पार्ट अब बिल्कुल अवॉइड ही करा करो, क्योंकि क्या है कि ये पूरा का पूरा मशीन जनरेट है। हो सकता है यहाँ पे कुछ गलत हो। अब ये बता रहा है कि कंपनी ने डेट रिड्यूस करी है, तो हाँ ठीक है, रिड्यूस करी होगी, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है। हाँ ठीक है भाई, इंडस्ट्री इंडस्ट्री डिपेंड अलग अलग करता है, खैर ये गलत होता है, मतलब इस पे ज़्यादा फोकस मत करो। अब इसके अलावा ये कि पीयर्स में कंपेयर कर देता है। अब देखो, अधिकतर केसेस में मतलब कि पीयर्स सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिलायंस का एक प्रोडक्ट नहीं है, रिलायंस के अलग अलग प्रोडक्ट है। पर रिलायंस का मेजर जो रेवेन्यू है ना, वो ऑयल प्रोसेसिंग से आ रहा है। तो उसने ऑयल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जितनी मतलब कि ये ऑयल मेकिंग कंपनियां हैं उन्हीं के साथ में कंपेयर कर लिया और बता दिया कि ये सारे उसकी पीयर है, जबकि असली में तो रिलायंस का डिजिटल सर्विस है, रिलायंस रिटेल है। तो रिलायंस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंपनी, उसके अलग अलग आर्म्स है, कि एक रिलायंस का रिटेल हो गया, एक रिलायंस का जियो हो गया, एक रिलायंस का ये क्या बोलते हैं अपना ऑयल वाला बिजनेस हो गया। तो इसे उसके अलग अलग डिविजन से। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये जिन कंपनियों का एक ही तरीके का बिजनेस होता है तो उन कंपनियों के लिए बेस्ट है। अब देखो, नेक्स्ट हम आ गए क्वार्टरली रिजल्ट में। अब देखो, ये मैंने कंसोलिडेटेड फिगर निकाल के रखा है, पर मेरे हिसाब से निकालनी चाहिए स्टैंड अलोन। जब आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो ना, तो उसके स्टैंड अलोन वो फिगर होते हैं जो कंपनी के खुद के, मतलब कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देख रहे हैं ना अपन, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे कितना बिजनेस हुआ, वो सारे के सारे यहाँ पे थे। कंपनी सेक्टर बोलता है कि दो कंपनियां अगर है ना, तो दोनों कंपनियां अलग अलग है, मतलब कानून की नजर में दोनों अलग अलग है। मतलब कि जैसे देखा जाए तो कैसे एग्जाम्पल दूं मैं, टाटा की, इतनी सारी कंपनियां है ना, तो उनकी नज़र में, कानून की नज़र में या फिर कंपनी सेक्टर की नज़र में सारी कंपनियां अलग अलग है।
तो सब कंपनी का स्टैंड अलोन एक बैलेंस शीट बनती है कि जिसमें कंपनियां बताती है कि मेरे को मतलब मान लो टीसीएस से इतना प्रॉफिट हुआ, टाटा मोटर से इतना प्रॉफिट हुआ, ट्रेंट से इतना प्रॉफिट हुआ। और फिर कंसोलिडेटेड वे में क्या है कि टाटा ग्रुप बताएगा कि मुझे अल्टीमेटली इतना प्रॉफिट हुआ है सारे के सारे बिजनेस मिला के। तो कंसोलिडेटेड मतलब कि जो रिलायंस के पास में जितनी भी छोटी छोटी सब्सिडरी है वो सारी की सारी आती है, और स्टैंड अलोन में खाली रिलायंस अकेला आता है। तो अगर स्टैंड अलोन में बात करें तो रिलायंस का 96,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में सितंबर में, वो अब बढ़ के हो गया है 1,30,000 करोड़। ठीक है। और इसके अलावा कंपनी के पास में अगर कंसोलिडेट मतलब ठीक है, अगर हम देखेंगे 96,000 से 31 हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। ठीक है। पर मैं हमेशा बोलूंगा कि ये जो है ना सारे के सारे रिसोर्स इनको बस आप एक स्नैपशॉट के रूप में ही देखो कि हाँ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा कम हो रहा है। तो मतलब कि ये क्या है कि आपका जो वो बर्ड आई व्यू होता है ना कि ऊपर ऊपर से देख रही है, तो ये अपन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अगर आपको रियल में कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्लिक करो, जो भी ये पीडीएफ बन के आती है ये पीडीएफ आपको कहीं ज्यादा क्लियर बताएगी। लाइक देखो, रिलायंस का मैंने बताया था ना, रिलायंस की सब्सिडी कितनी है, 7 इंडिया, ये देखो मतलब देखते जाओ आप लिस्ट, देखते ही जाओ। अब देखो इनके अलावा उनका जॉइंट वेंचर कितनी कितनी कंपनियों के साथ में है। आ, अब देखो ये जो है ना कंपनी का ये जितने भी रिजल्ट होते हैं ना क्वार्टरली, ये प्रीफर करा करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कंपनी ने कदम डाले हैं, हो सकता है जब ये एक्सचेंज को फाइल करे कहीं ना कहीं फाइल करे, तो ये तो क्या है, ये कंप्यूटर जनरेटेड रहता है कि मशीन लर्निंग को एक बार सिखा दिया तो वो सारा डेटा यहाँ पे फीड करता है। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे कंपनी अपनी इनकम बता रही है कंसोलिडेटेड में। ठीक है, पहले कंसोलिडेटेड में बता रही कंपनी अपनी इनकम 2,33,000 करोड़। ठीक है। अब मैं अगर कंसोलिडेटेड में यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे कितनी इनकम दिखा रहा है, 2,31,000 करोड़। मतलब 4,000 करोड़ ही रुपए खा गया, नॉर्मली खा गया। तो देखो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि आप जो मेन फोकस है ना, वो आप हमेशा मेन फोकस करो कि जो पीडीएफ आती है ना ये पीडीएफ को ही रेफर करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब जो मेन रो डेटा होता है ना उसमें मजे ही अलग होते हैं। इसके अलावा रो डेटा की एक और क्वालिटी है, देखो ये सारा तो आ ही गया, पर अगर कुछ नोट्स मतलब कि मान लो कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक कुछ किया या फिर कंपनी को एक्सेप्शनल इनकम हुई तो उसके नोट्स भी बनते हैं। लाइक दिख रहा है या मुझे इसमें अगर नोट्स नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अधिकतर कंपनियों में अगर नोट्स बनाए होते हैं तो वो यहाँ नीचे बताते हैं। लाइक देखो ये 12 लाख कुछ ना कुछ चीज़ों के नोट्स इन्होंने बनाए हैं। तो आई होप मतलब आप जो ये देखो नोट्स टू अकाउंट में बता रहे हैं कि टोटल कन्वर्टेबल कितने हैं कंपनी के पास में, 36,000 करोड़, आउट ऑफ विच सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल 22,000 करोड़ के। ठीक है, मतलब हर एक चीज की जो है ना यहाँ पर डिटेलिंग बहुत अच्छे से दी जाती है। और जब भी आप इस कंपनी मतलब की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो ना तो कहीं ना कहीं पहले ये सारी की सारी चीजें पढ़ो। अब देखो उन्होंने कौन से फॉर्मूले यूज करे, क्या यूज करा है, सब कुछ प्रॉपर बताया जाता है इसके अंदर। और देखो ये कंपनी का ये भी कंसोलिडेटेड है। ठीक है? मैं चाह रहा था कि कंपनी का स्टैंड अलोन मिल जाए मुझे, तो वो नीचे मिलेगा, चलते हैं नीचे। ये कौन सा, ये स्टैंड अलोन। अब देखो इसमें स्टैंड अलोन में कंपनी कितने रेवेन्यू दिखा रही है, 1,34,000 करोड़ का। ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे देखता हूँ मैं स्टैंड अलोन का, ये देखो 1,30,000 करोड़, मतलब कुछ ना कुछ तो एरर इसमें आया है। अब हो सकता है अगर अपन रिपोर्ट कर देंगे तो हो जाएंगे। फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको जो मेन चीज फोकस करनी है, तो पीएनएल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि आप कंपनी का पीएनएल कैसे एनालिसिस करते हो कर सकते हो, लाइक वॉरेन बफेट। तो आप उसको देख सकते हो। बट अगर आपको एक स्नैपशॉट लेना है ना तो आप स्क्रीनर का ये जो पीएनएल है ना इसको रेफर कर सकते हो। पर अगर किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो रो पीडीएफ प्लीज, मतलब प्लीज लिटरली मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि उसी को रेफर करना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये पूरे साल का पीएनएल बताता है। तो हमने ऊपर पहले क्वार्टर का देखा, हर क्वार्टर में जो कंपनी फाइलिंग करती है वहां से पीएनएल जो जनरेट होता है वो ये है। और ये पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अब स्क्रीनर में कुछ नए फीचर आए कि आप रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन यहाँ से पता कर सकते हो। खैर मुझे इतना अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि उनको जो एनुअल रिपोर्ट है ना उसमें ही पढ़ने के अलग मजे हैं। यहाँ पे इसके अलावा ये प्रोडक्ट सेगमेंट है जो कि प्रीमियम लोगे तभी खुलेगा, मेरे पास प्रीमियम नहीं है, सॉरी गाइस, तो मैं बता नहीं सकता। अब देखो इसमें भी मैंने स्टैंड अलोन खोल के रखा है, तो कंपनी को खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे, जो मतलब कि मेरे हिसाब से इनका ऑयल और पेट्रोलियम का बिजनेस है, उससे 5,32,000 करोड़ का पिछले साल रेवेन्यू हुआ है। और यहाँ पे इनके मार्जिन थे 14%, मतलब मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके अलावा इनके अदर इनकम थी 11,000 12,000। ठीक है। जितना दूसरी कंपनियों का रेवेन्यू भी नहीं होता ना उतनी कंपनी की अदर इनकम हो रही है। इसके अलावा कंपनी ने इतना इंटरेस्ट दे दिया 13,000 करोड़ का, और 17,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो कंपनी के पास में बचे कितने, 55,000 करोड़। 55,000 करोड़ में से फिर कुछ टैक्स पे कर दिया कंपनी ने, और कंपनी के पास में नेट 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 प्रॉफिट हुआ 42,000 करोड़ का। मतलब देखो
स्टोरी चालू हुई थी 5 लाख करोड़ से, खत्म हुई 42,000 करोड़ पे। देख रहे हो मार्जिन कितना कम है, कितना हो रहा मार्जिन? 8% के आसपास कुछ। ठीक है। अब देखो ये एक स्नैपशॉट स्क्रीनर का बहुत अच्छा है कि जिसमें आप पता कर लेते हो कि कंपनी की 10 साल से रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, 5 साल से क्या है, 3 साल से क्या है। तो ये सारी की सारी ग्रोथ बताता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ, तो देखो अभी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पिछली बार 44,000 करोड़ का था, अभी होके 42,000 करोड़ का हो गया। तो हाँ, कहीं ना कहीं कम हुआ, और 42 से भी ये 36 पे आ गया। स्टॉक प्राइस में देखें, 10 साल में कंपनी ने 21% का रिटर्न दिया है, मतलब कि हर 3 साढ़े 3 साल में कंपनी ने पैसे डबल करे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना कि 10 साल में कंपनी ने कितनी बार पैसे डबल करे हैं, मतलब डबल करे हैं, मतलब इन द सेंस कितना रिटर्न दिया है एग्जैक्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 9.8 चल रहा है। खैर इतनी बड़ी कंपनी हो जाती है तो 9 से 10% भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट जो है ना कंपनी की, मतलब कि एक एक पुर्जे खोल के रख देती है कि कंपनी की आखिरकार क्या स्थिति है इस समय पर। खैर इसको मैं बता सकता हूँ कि इसको आप इम्प्लाइड भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। क्या है, सीधी सी बात है, बता दो कि मेरी सेल्स है ना वो क्रेडिट पे हो गई है। ठीक है। चलो उसके बारे में आगे बात करता हूँ। पहले हम समझे थे बैलेंस शीट। तो देखो कंपनी की पहले इक्विटी शेयर कैपिटल थी 3,229 करोड़, अभी बढ़ के यहाँ पे हो गई 6,766 करोड़। हाँ करोड़ में ही ना, हाँ ठीक है। फिर रिजर्व देखो कंपनी के पास में उस समय पर रिजर्व जो थे ना, वो जो मैंने बताया था आपको कि कंपनी प्रीमियम मांग रही है उसके शेयर के ऊपर 1,263 रुपए की। तो क्यों मांग रही है? क्योंकि कंपनी के पास में इतने रुपए तो रिजर्व में रखे ना। तो देखो कंपनी ने उसके रिजर्व को 1,76,000 करोड़ से 5,17,000 है, मतलब कहीं ना कहीं 4 गुना के दो अच्छे 3 गुना के आसपास कहीं ना कहीं अपने रिजर्व को बढ़ा लिया। फिर बोरोइंग भी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब देख सकते हो 72,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ चली गई है। ठीक है। इसके अलावा फिक्स असेट कंपनी ने कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ कर लिए। और अभी वर्क इन प्रोग्रेस भी 61,000 करोड़ का चल रहा है। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है ना, अब ये सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट है जो कि इन्होंने जियो में किया है, रिलायंस रिटेल में किया है, वो सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कंपनी के पास अदर एसेट्स में जो भी मतलब कि जल्दी केस में कन्वर्ट हो जाती है ना, इनने यहाँ पे उस चीज़ों की लिस्ट बना के दी है। तो उसमें देखो कंपनी के पास में इन्वेंट्री कितने करोड़ की पड़ी, 25,000 करोड़ की। फिर ट्रेड रिसीवेबल है 14,000 करोड़। फिर केस देखो कंपनी के पास कितना रखा है, मतलब जितना आप सोच सकते नहीं हो ना उतना केस रखा है, 70,000 करोड़। और ये शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने लोन से एडवांस दे के रखे हैं, और अदर असेट्स आइटम है। तो आई होप आप इस प्रकार से कंपनी की बैलेंस को भी नॉर्मली देख सकते हो। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या दिखाया गया, अभी देखो इनका बोनस इशू आया था। इसके पहले राइट पार्टली पेड अप फुली पेड अप आए थे, अक्टूबर 25 2024 को ही। तो ऐसे जितने भी मतलब कॉर्पोरेट एक्शन होते रहते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे बताता है कि कंपनी ने कब स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान निकाला, कब बोनस दिया, कब डिविडेंड दिया। देखो अगर 19 अगस्त 2024 को उन्होंने 10 रुपए का बोनस दिया था, 10 रुपए का डिविडेंड दिया था, सॉरी माफ करना इधर उधर निकल जाता हूँ। कंपनी का मर्जर देखो, डीमर्जर हुआ था अभी जियो फाइनेंस सर्विस का, और जब उसका मतलब कि उसको लिस्ट किया था इन्होंने अलग से। अब देखो मर्जर ऑफ रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का 2009 में, जब मुकेश अंबानी सर के पास में कंपनी आई थी, तब रिलायंस पेट्रोलियम का रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्जर हो गया था। और इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी मर्जर हो गया था 2007 में। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे दिखता रहता है। फिर राइट इशू, राइट इशू मतलब कि जो पहले तो शेयर होल्डर होते हैं ना उनको राइट इशू दिया जाता है कि हम थोड़े कम पे उनको शेयर इशू कर देंगे। फिर बाईबैक, ये देख रहे हो आप बाईबैक, कंपनी ने 870 रुपए पर बाईबैक किया था 2013 में। अब हम नीचे आ जाते हैं केस फ्लो। देखो कंपनी के हाथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, और जो बैलेंस शीट है ना उसको कंपनी कैसे भी इन्फ्लेट कर सकती है। देखो एग्जांपल देता हूँ, कंपनी को सेल्स बढ़ानी है, कंपनी क्या करेगी कि मैंने क्रेडिट पे माल बेच दिया, मतलब कि उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ गई, और इधर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गई। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि मुझे लोगों से उधार प्राप्त करना है। अब देखो सेल्स इन्फ्लेट करती, मैंने सेल्स बढ़ा दी, सेल्स बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना, कहीं दिखाई मैं तो देखो कितनी अच्छी प्रॉफिटेबल हूँ। ऐसे क्या लगेगा कि कंपनी की तो बहुत अच्छी सेल्स इंक्रीज हो रही है, कंपनी का तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अल्टीमेटली कंपनी का वो जो जितना भी सेल्स हुई है, चाहे वो कन्वर्ट होके केस में आई कि नहीं आई, मतलब मान लो कंपनी ने 10 रुपए का नेट प्रॉफिट कि मैंने तो सारे के सारे दे दिए, उसके बाद में मेरे पास 10 रुपए बचे, क्या वो 10 रुपए कंपनी के पास में एक्चुअली आए कि नहीं आए? देखो जैसे रिलायंस के केस में बात की, तो रिलायंस ने यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट कितना बताया था, 42,000 करोड़ का। ठीक है। तो क्या कंपनी के पास में 42,000 करोड़ आए कि नहीं आए? तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो कंपनी के पास में 42,000 करोड़ से ज्यादा है। अब आप बोलोगे क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। तो मैं बताता हूँ, इसका रीजन है कि कंपनी ने जितना इंटरेस्ट पे किया था वो तो यहाँ पे जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो तो फाइनेंस का पार्ट है, तो यहाँ से हटेगा।
और वो यहाँ पे घुसेगा। समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ से हटेगा वो, नेट प्रॉफिट से हटेगा वो, और वो नीचे घुसेगा। देखो मैं अगर यहाँ पे इन्होंने कैश फ्लो दिया होगा तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, CASH। चलो, हाँ, तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं नॉर्मली ये हुआ है, कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, 48,000 करोड़ का, ठीक है। अब 48,000 करोड़ में से पहले तो एडजस्टमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन बिल्कुल नॉन कैश एक्सपेंस है। आपकी जेब से एक भी रुपया नहीं जाएगा कि आपने डेप्रिसिएशन पे किया तो मतलब पैसा जा रहा है आपकी जेब से, तो ये एड हो गया 48,000 करोड़ में, 26,000 करोड़ एड हो गया। फिर क्या हुआ कि एक्सचेंज गेन वगैरह है, ठीक है, छोटे अमाउंट की। देखो डिविडेंड निकल, अभी डिविडेंड इनकम कहाँ का पार्ट है कि यार तो ये तो मैंने कहीं ना कहीं मैंने इन्वेस्ट किया है तो वहां से पैसा आ रहा है, वहां जाना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे घुसना चाहिए। ये जो डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम है ना, ये कंपनी की कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इनकम, तो ये यहाँ से तो हटनी चाहिए, क्योंकि या तो इन्होंने इन्वेस्ट कहीं पे किया था तो वहां से पैसा आया, तो देखते हैं हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो देखो डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसोसिएट वगैरह तो 49 और ये 509 यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ फाइनेंस कॉस्ट अब कहाँ का पार्ट है कि कंपनी ने किसी से पैसे उठाए थे, तो यहाँ से हटेगी 11,935 करोड़, और यहाँ पे जाएगी कहाँ गया, फाइनेंसिंग इंटरेस्ट रेट, ये 11,000 के साथ में ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं सीधा आता हूँ, तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी के पास में कितना, 78,000 करोड़ का मतलब कि नेट केस आना था। पर नेट केस क्यों नहीं आया, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल मैंने बात करी थी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, में भी तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं फंसा पड़ा है, क्योंकि मैं तो इन्वेंट्री भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास तो इतने ट्रेड रिसीवेबल है, क्योंकि मैंने तो सेल्स तो उनको उधार पे करती। अब वो यही पता चल जाता है कि अगर मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट होता है ना तो खिचड़ी पकाता हुआ यहीं पे पता चल जाता है। तो कंपनी बता रही है कि उसका ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 7,000 करोड़ का पैसा कम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 78,000 करोड़ में 7,000 करोड़ ऐड हो रहे हैं। तो ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने पहले ट्रेड रिसीवेबल थे उससे अब ट्रेड रिसीवेबल कम हुए हैं। मतलब मान लो मुझे पहले 10,000 रुपए किसी से लेने थे, पर अब मुझे 7,000 रुपए ही लेने हैं। तो 3,000 रुपए आ गए ना अल्टीमेटली। तो यहाँ समझ लो कि वो 7,000 रुपए ऐसे आ गए हैं। अब इनको इन्वेंट्री, अब देखो इन्वेंट्री में इनका पैसा फंसा पड़ा है। मतलब पहले मान लो मेरे पास 10,000 की इन्वेंट्री थी, अब मेरे पास 18,000 की इन्वेंट्री हो गई, समझ रहे हो। तो 8,000 रुपए मेरे कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में वापस फंस गए। अब ट्रेड पेबल में, मतलब कि पहले मुझे देना था मान लो, पहले मुझे मान लो देना था 20,000 करोड़, और अब मुझे देना है 38,000। तो ये 18,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेंट्री के आ गए, मेरी जेब से पैसे अल्टीमेटली नहीं गए। मैंने सामान उधार पे खरीद लिया और वो पड़ा है मेरे पास। क्या होता है देखो, विजन करो, तो सेल्स होती है, सेल्स में से परचेसेस लेस होती है कि मैंने इतना परचेस किया, फिर इतना मेरा मटेरियल कंज्यूम हुआ। तो उसके बाद में ऐसे ही होते इन्फ्लेट डिप्लेट हो गए, आखिर में नेट प्रॉफिट बचता है। तो नेट प्रॉफिट में से जितने भी नॉन कैश आइटम है उनको हटाया जाता है पहले, नॉन कैश के अलावा जो अदर हेड के आइटम है उनको हटाया जाता है। और उसके बाद में जो मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल में अगर हमने उनको उधार पे देके रखा है तो वो हटाएगा या फिर बढ़ाएंगे। अगर उनसे पैसे ज्यादा रिसीव हो गए तो हम मतलब बढ़ा देंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब इसको नॉर्मली समझो, ये पूरा का पूरा जो है ना केस का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है ना उसका ही पता कर रहा है। तो देखो अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट तो 48,000 करोड़ का होता, पर कंपनी के पास में ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई, 91,000 करोड़ की। और इसका मेन रीजन क्या है, एक तो 26,000 करोड़ यहाँ से आया, 11,000 करोड़ ये पड़ गया, तो 78,000 करोड़ ये हो गया। और देखो हमने लोगों से ज्यादा रुपए उसके रोक के रखे 18,000 करोड़, और मैंने बताया था कि कंपनी के जो ट्रेड पेबल के डे है बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे जो पैसा फंसाया हुआ है वो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना वो नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो सकता है। मान रहा हूँ कि कंसेप्ट बड़ा हो रहा है, बट मेरे हिसाब से समझाना जरूरी था, तो ना आप कंफ्यूज होते रहते। तो अगर किसी भी कंपनी के पीछे अगर बेस्ट नब्ज कोई है ना तो वो है कैश फ्लो स्टैक, कि आखिरकार कंपनी कितना केस अपना कन्वर्ट कर पा रही है। क्योंकि अगर आप जो एरी गिरी नत्तेपुरी की जो कंपनियां अपनी सेल्स बढ़ बस इन्फ्लेट करती जा रही है ना, उनमें यही बता देगा कि आखिरकार आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। अब ये कुछ रेसोर्स थे, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि कंपनी जो अपने डेटा है ना उनके पहले 12 दिन में देती थी, अब 10 दिन में दे रही है। हाँ सॉरी, पहले 12 दिन में कलेक्ट कर रही थी डेटर, मतलब कि जिनको हम उधार देते हैं, अब 10 दिन में कलेक्ट कर पा रही है, मतलब एब्सेंट हुआ है। ये पहले 51 दिन थे, तो ये 17 इन्वेंट्री डे बढ़ गए। और तो मतलब कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा वो समस्या चल रही है। और हमने पिछली बार इनको कंसोलिडेटेड वे में देखा था, तो वो जो 3 दिन दिख रहा था ना तो वो उस वजह से दिख रहा था। तो अगर आपको लग रहा है कि एकदम से डेटा चेंज कैसे हो गया, तो डेटा कंसोलिडेटेड देख रहे थे इस वजह से चेंज हो गया, ठीक है। अब डेज पेबल वगैरह तो मेरे हिसाब से नॉर्मली आरओई देखो, पहले आरओसी कंपनी का कितना था, 13-10%, अभी भी 10% है, मतलब कि स्टेबल है, कि कंपनी 10 रुपए तो कमा रही है अपने जितने भी उधार लिया है और जितना कंपनी के पास में खुद की कैपिटल है उसके ऊपर। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग, अब देखो यार
जो फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट होता है ना, उसका पता यहीं से चल जाता है कि अगर उसकी यहाँ से जो होल्डिंग है ना वो गिरती जाएगी। पर देखो यहाँ पे गिरी है, बट हल्की सी गिरी, 50% पहले भी था, अब 50.24% हो गया, मतलब बिल्कुल हल्की सी चलता है। अब FII का देखो यहाँ पे कितना अच्छा, DII का देखो, मतलब सब हर कोई यहाँ पे हेल्ड करके बताया। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी 0.18% की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। अब देखो कुछ, अगर कुछ कंपनी के इन्वेंट जो भी ट्रेड उन्होंने शेयर अगर बेचे होंगे तो वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। बल्क डील अगर किसी की हुई होगी तो देखो ये तत्वम एंटरप्राइज LLP ने इतने शेयर बाय करे हैं और इसने इतने सेल करे हैं, ठीक है। इसने इतने सेल करे हैं और इसने इतने बाय करे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये कितना 2020 की बात है जब इस कंपनी ने इतने शेयर बेचे थे और इसने इतने खरीदी, मतलब इसने इतने बेचे थे। देवर ने समरजीत इंटरप्राइज है ना, इसने 11 करोड़ 60 लाख शेयर कंपनी के खरीदे थे एक ही बार में, 950 रुपए के आसपास। उस समय कंपनी की शेयर की प्राइस मतलब कि डबल चलती थी, क्योंकि अभी बोनस इशू हुआ है। तो ये समझ लो कि उस समय कंपनी की शेयर की प्राइस चल रही थी 900 900 1900 रुपए के आसपास, ठीक है। तो ये देखो, इससे आपको बहुत कुछ मतलब जानकारी पता चल जाएगी कि अगर कहीं फाउंडर या फिर प्रोमोटर ने तो शेयर नहीं बेचे, ये इनसाइडर ट्रेड में वही बताता है वो। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा कि मुकेश अंबानी सर ने कोई भी शेयर बेचा है अभी, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। अब देखो, ये होता है एक इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पे जो कंपनी की सारी अनाउंसमेंट होती है ना कि कंपनी किस चीज को एक्वायर कर रही है, किसको क्या कर रही है, वो सारी की सारी यहाँ पे बताता है। देखो जैसे कि कंपनी ने अभी क्या किया है, एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ नवी मुंबई IIA प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में इन्होंने एक्विजिशन किया है शेयर का। लॉस ऑफ 9,640 शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया, उसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पे देखो सारी जानकारी नहीं पढ़नी है, अपने को इंपॉर्टेंट पे क्लिक करना है और जितनी भी इंपॉर्टेंट है ना वो पढ़नी है। अब देखो NCLT ने अप्रूव कर दिया है प्लान फॉर काकिनोस हेल्थ केयर। रिलायंस का कोई था रिजोल्यूशन था, उसको पास कर दिया NCLT ने। NCLT कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसके अलावा कंपनी पेनलाइज्ड RS 23 करोड़ फॉर GST रिफंड क्लेम। तो ठीक है, कंपनी को मतलब कि इतना GST का रिफंड क्लेम देना है। द कंपनी इज रिसीव्ड एन ऑर्डर डेटेड, इतनी डेट को आया था डिप्टी कमिश्नर 23 करोड़ के लिए, ठीक है। क्लेम ऑफ एक्सेस रिफंड, ठीक है। द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एक्शन ऑफ पेनल्टी डिवाइड, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशन, ठीक है। नो ऑर्डर वाज डिवाइड। तो देखो कंपनी के ऊपर अभी ऑर्डर इशू हुआ है, अभी मतलब कि पैसे लिए नहीं गए, ठीक है। अभी ऑर्डर हुआ है, इसके ऊपर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे और आखिरी में देखा जाएगा। अब देखो इन्होंने वेवटेक हीलियम INC में भी 21% हिस्सा खरीदा है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनको पढ़ो और इनको इंटरप्रेट करो कि अगर कंपनी ने हिस्सा खरीदा तो मतलब उसकी 28% सेल्स को देखो, उसका मतलब नेट प्रॉफिट जो आएगा, अगर वो डिविडेंड देती है तो कंपनी के पास में अदर इनकम बढ़नी चाहिए। कि सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं डॉट से ना उन्हीं को कनेक्ट करवाया जाता है। फिर यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन है कि कंपनी की जितनी भी एनुअल रिपोर्ट्स है, अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारी 2012 तक की, 12 तक की आप एनुअल रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो। फिर कंपनी के ऊपर किसी ने क्रेडिट रेटिंग दी है वो देख सकते हो। कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स हर 3 महीने में, जो जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाती है ना, देखो जैसे कि इस प्रकार का एक PPT बनाती है कंपनी, ये देखो। हम्म ये तो इस प्रकार का जब भी PPT बनाती है ना, तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं कि मान लो कंपनी ने बोला था कि मैं 100 करोड़ का रेवेन्यू करूंगा, अब कंपनी का रेवेन्यू होगा 110 करोड़। तो मैं कोई इधर से क्वेश्चन पूछा कि रेवेन्यू क्यों बढ़ा, आगे आप क्या बोलना चाहोगे। कंपनी का अगर लॉस हुआ तो फिर पूछते हैं इधर से ऑडियंस क्वेश्चन की क्यों हुआ। तो वो सारी की सारी कॉन कॉल्स वगैरह जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, इसके अंदर उसके आंसर मिलते हैं, ठीक है। हम्म, इसके अलावा देखो यहाँ पे एक इसका अच्छा फीचर है। बात करें अगर हम स्क्रीनर की, तो ये नोट्स का। मेरे पास तो अभी बहुत कम नोट्स बचे। नोट्स में क्या है कि जो भी कॉन कॉल के टाइम पर इंपॉर्टेंट बात हुई ना, वो सारी के सारी का एक एक्सेस बनाया जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट बातों को इसके अंदर दिखाया जाता है। अगर मैं क्लिक करके खुलवाऊँ तो देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है वो कि रेवेन्यू कंपनी का इतना था, ये इतना था, ये इतना था। अब देखो की ड्राइवर क्या है कि डिजिटल सर्विस में कंपनी की ग्रोथ हुई है, वो बता रहे हैं वीक परफॉर्मेंस हुआ है वर्ल्ड टू के मेटल बिजनेस में। रिटेल सेगमेंट ने भी मतलब कि एक स्टडी परफॉर्मेंस दिया है। अब देखो जो जियो वगैरह है ना, वहाँ पे 18% रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंप्रूव हुआ है, ठीक है। सब्सक्राइबर देखो 14 करोड़ जो यूजर है ना, वो Jio True 5G पे है। डाटा ट्रैफिक 24% से इंक्रीज हुआ। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में कंपनी ने क्या किया, VONR लॉन्च किया, ठीक है। अब रिटेल बिजनेस में देखो 76,000 करोड़ का रेवेन्यू, 1% डिक्लाइन हुआ और 5,850 करोड़ का EBITDA आया। और लास्ट कितना 30 बेसिस पॉइंट से ही इम्प्रूव हुआ है। ऑपरेशनल मेट्रिक में मतलब कंपनी अब और क्या फोकस करना चाहिए, स्टोर एक्सपांशन। कंपनी ने 464 स्टोर्स ओपन करे हैं। फिर डिजिटल में 17% टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिजिटल एंड ई कॉमर्स। फिर देखो EBITDA कंपनी का कितना है,
ENT मतलब एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाले बिजनेस में 5,290 करोड़ का हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटदा, 85% मार्जिन। देख रहे हो इतना खतरनाक मार्जिन है यहाँ पे। और ऑयल टू केमिकल बिजनेस में रेवेन्यू 1,56,000 करोड़ है, 5% अप है। और एबिटदा डाउन है 24%। अब इसका पता करके बताना मुझे कि क्यों डाउन है ऑयल टू केमिकल बिजनेस इनका। मतलब एबिटदा डाउन है तो उसमें रेवेन्यू तो अप है पर एबिटदा डाउन है, ये बताना। क्योंकि मतलब कह सकते हो आप कि उधर प्राइस बढ़ी होगी तो यहाँ पे इनका अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। अब केमिकल डिमांड कम हो रही है, ये सारी की सारी चीजें मतलब ये मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। तो आई होप अगर आप एक कंपनी को स्क्रीनर पर इस प्रकार रिसर्च करोगे ना कहीं जो अच्छी कंपनी होती है ना उनको ढूंढ सकोगे। अब देखो यार, मैं नहीं चाहता कि आप स्क्रीनर के ही ऊपर डिपेंड रहो, क्योंकि अगर आप नए यूजर हो ना तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीधी सी बात है, जो प्रांजल कामरा सर है ना उनकी एक खुद की है टेक्नोलॉजी टीकर, इस पे जाओ और इसको भी आप खोल के देख सकते हो एक बार की, क्योंकि ये भी एनालिसिस करने के लिए मेरे हिसाब से एक बेस्ट टूल है। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने रिलायंस लिख दिया, ठीक है, तो ये आ गया रिलायंस, अरे खुल जा भाई। ये खुल गया। तो अब देखो रिलायंस में ये तो कोई दिखा तो दिखाता है, पर देखो इसकी सबसे अच्छी बात है कि जितने भी जगह पे आई बना है ना, देखो जैसे लाइक कि आई, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो बता देगा कि कंपनी की ओनरशिप महंगी है सस्ती है क्या है। कंपनी की देखो जैसे वैल्यूएशन बता रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है। कंपनी की एफिशिएंसी पुअर है क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो कम है, ठीक है। अपन ने भी देखा था कि 4% के आसपास कुछ था। और फाइनेंशियल देखो कंपनी की स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे इंटरमेश वैल्यू को इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। और देखो ROC ROE, इसके अलावा आपके खुद के भी रेशो आप ऐड कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने जो रेशो ऐड करे हैं ना वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ये अच्छा क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप नए यूजर हो ना तो जैसे आप पी देख रहे हो 46 का दिखा रहा है, अब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि पी ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, ये सारे के सारे, ठीक है। और वो ये भी बता रहा है कि आखिरकार इसकी डिटेल क्या है पी की, तो देखो वो बता रहा है इट इज अ वैल्यूएशन पैरामीटर दैट मेजर्स द कंपनीज करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स पर शेयर अर्निंग। मतलब कंपनी की शेयर प्राइस कितनी है और कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। ताकि देखो अगर आपको खुद को फॉर्मूला लगा के मतलब दिमाग नहीं चलता ना तो ये चीज ज्यादा काम की है। और देखो प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब कहीं ना कहीं आप इसको अगर देखोगे ना तो फिनोलॉजी मेरे हिसाब से थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करके रखा है। और ये जो मतलब अब जैसे मैं तो सीए कर रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा खासा नॉलेज है कि यार हाँ ये तो ये होता है ये होता है, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में नंबर चल जाते हैं। जैसे कोई इंजीनियर होता है फिर कोई डॉक्टर होता है तो उससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करोगे तो वो दिमाग चला लेगा। वैसे कॉमर्स वाले से अगर आप पेंडल स्टैंड या फिर रेसोस वगैरह की बात करोगे तो वो चला लेगा। पर जैसे कोई इंजीनियर है तो उसके लिए मेरे जो टेक्नोलॉजी है ना वो थोड़ा ज्यादा सही है। हम्म, इसके अलावा देखो जैसे कि कैश कन्वर्जन साइकिल इसका नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव क्यों है? कि कंपनी लोगों को उधार तो समझ ज्यादा उधार तो कम समय के लिए देती है पर खुद उधार ज्यादा समय के लिए लेकर रखती है। अब कैश फ्लो पर शेयर देख लीजिए, मतलब आप यहाँ पे और भी खुद के रिसोर्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे ये एक और अच्छी चीज है कि कंपनी के ब्रांड्स कौन कौन से हैं। आपको कभी कभी मतलब लगता है ना कि यार वो जब बोतल उठाते हो कि ये किसका ब्रांड है तो हो सकता है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है। अब ये कौन कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है इससे पता चल जाता है कि मतलब म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो छोटी कंपनी क्या होती है ना तो अपने को पता नहीं लगता कि यार इसमें कौन कितना पैसा आएगा नहीं आएगा। पर अगर हम देख रहे हैं तो इसमें पता चल रहा है कि निफ्टी एनर्जी के अंदर भी यही है, निफ्टी 100 वेट में भी यही है। और मतलब बहुत सारी जगह पे है ये कंपनी। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ यार अच्छा खासा इस कंपनी में मतलब कि जो म्यूचुअल फंड वगैरह मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो SIP वगैरह करवाते हैं। और SIP में क्या करवाते हैं, कोई बोलता है कि मेरे लिए निफ्टी 50 खरीद लो, कोई बोलता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीद लो। तो कहना कि क्या उस लिस्ट में कंपनी है कि नहीं। अभी वही प्राइस चार्ट जो कि नॉर्मली था, ये पीयर कंपैरिजन हो गया। ये अब देखो कंपनी में किसका कितना हिस्सा है, ठीक है। ये मुकेश अंबानी की जितनी भी कंपनी है उन सबके बारे में जानकारी तो दी। ये रेसोस कंपनी की सेल्स ग्रोथ बता दी कि ये तो 29% है पर 5 साल में कम है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ बता दी 3 साल में तो अच्छा है, क्योंकि कोविड के बाद में एकदम से ग्रोथ आई थी इनके सारे बिजनेसेस। ROE देख लो, ROC देख लो। अब देखो ये मैं बता रहा था ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय पेट, तो जिसका वन से अच्छा होता है ना वो कंपनी तो मतलब कहीं ना कहीं जितना भी अपना कैश लगा रही है नेट मतलब नेट प्रॉफिट कमा रही है उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर पा रही है, जिसका वन से ज्यादा है। जो कि हमने देखा भी था और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया भी था। अब ये मत बोल देना कि समझ में नहीं आया, वो अलग बात है कि हो सकता है। अब कंपनी में आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर की लिस्ट निकाल सकते हो आप इवन। देखो मुकेश अंबानी सुपर इन्वेस्टर की, मुकेश अंबानी मतलब समझ रहे हो ना इन्होंने इन्वेस्ट बता दिया है पर अच्छा है इसका। इसका डैशबोर्ड इसलिए अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे भी एनालिसिस करोगे तो बता देगा कौन सा रेवेन्यू क्या है। तो मैं मतलब कि देखो आपको स्टार्टिंग में एम्प्लीसाइज
के ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो ये है ना, ये टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा सिंपल लगता है और वो मतलब कि ये जो जानकारी दे रहा है ना, उससे पता चल जाता है कि कहीं आप अगर अटक रहे हो, तो आप यहाँ से जानकारी निकाल सकते हो। पर मैं बोलूँगा कि आप दोनों को ही अगर मोबाइल में भी चला रहे हो तो बुक की ऐप मिल जाएगी, दोनों को डाउनलोड कर लो। सिस्टम में तो आप दोनों को अलग-अलग साइट पे खोल ही सकते हो। आई होप मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। लास्टली लास्टली इसमें एक और अच्छा ऑप्शन है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो कंपनी के बारे में अगर किसी ने रिसर्च रिपोर्ट बनाई है ना, वो भी सारी की सारी यहाँ पे आ जाती है। देखो जैसे बीओबी कैपिटल ने बनाई थी 17 सितंबर 2024 में, फिर उन्होंने 1 साल पहले बनाई थी। तो इस हिसाब से किसी ने अगर रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट रहता है पढ़ने लिए, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा फिर हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, ये देखो जैसे कि स्क्रीनर है इनका, आईपीओ के बारे में ही जानकारी मिल जाती है, मार्केट के बारे में, मार्केट का स्नैपशॉट बता देता है ये कि मार्केट कैसा क्या चल रहा है। इसने मोस्ट एक्टिव स्टॉक आज कौन-कौन से थे, वोडाफोन आइडिया तो रोज़ ही दे रहा है। इसके अलावा और नीचे आओगे तो इंडेक्स वगैरह बता देगा। और अगर आप यहाँ से स्क्रीनर पे खुद इसकी स्क्रीन बना सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे एक बंडल है, मतलब कि इनके जितने प्रोडक्ट है शायद उसके लिए होगा, हाँ, उसी के लिए है। और फिर लास्ट में सुपर इन्वेस्टर। देखो जितने भी भारत की जो सारे के सारे इन्वेस्टर है, जिन्होंने मतलब अच्छा खासा रिटर्न कमाया है इस फील्ड में, वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। तो आप इनके पोर्टफोलियो को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। मतलब ये मुझे फिनोलॉजी का फीचर कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरे को आज कचौलिया सर का देखना है, तो मैंने देख लिया कि इनका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। अब देखो अभी वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि ये इस कंपनी से बाहर निकल गए हैं। अब जिन-जिन कंपनी में इनका हिस्सा है ना, तो मैं तो बोलता हूँ कि गलत कर दिया। उन कंपनियों को आप एक बार एनालिसिस करो कि अगर अभी भी वो सस्ती मिल रही है, क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? तो देखो उससे कहीं न कहीं जो है ना, अपने को उनकी साइकोलॉजी पता चलती है कि मैंने क्या सोच के इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, क्या सोच के ये कंपनी में अभी भी बनाया। देखो, जैसे कि इन्होंने कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड में अभी 6% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है, नई-नई। तो आप देखो, मतलब खरीदो मत आप डायरेक्टली, आप पहले रिसर्च करो, क्या आखिरकार बंदे के पीछे की क्या प्लानिंग होगी? चलो मैं देखता हूँ, थोड़ी बहुत ट्राई करते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा कभी, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है? सो गाइस, मेरे हिसाब से इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। सो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।